एक लड़का अपनी डॉक्टर बहन की शादी का कार लेकर के बहुत बड़े बंगले पर पहुंचता है। वहां पर जाकर जब दरवाजे पर खड़ा होता है, दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से कोई निकल कर बाहर नहीं आता है और फिर वह थोड़ा दरवाजे को धक्का देता है तो दरवाजे खुले हुए पड़े थे तो वह एकदम से अंदर चला जाता है। मगर जैसे वह अंदर जाता है तो अंदर का नज़ारा देख करके उसकी आत्मा हिल जाती है, क्योंकि अंदर एक बूढ़ी औरत जो कि चारपाई पर पड़ी हुई थी, बहुत बुरी उसकी कंडीशन थी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पूरी कहानी जानेंगे। वो बूढ़ी औरत थी कौन, क्या वह लड़के का और बूढ़ी औरत का नाता था, पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के अंदर, जहां पर माता पिता रहा करते हैं, उनके दो बच्चे, एक लड़के का नाम अमर और छोटी बेटी है उसका नाम है खुशी। यह दोनों भाई बहन और दोनों माता पिता घर के अंदर आराम से रहा करते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से काम चल रहा था। माता पिता मजदूरी किया करते और आराम से अपना गुजारा किया करते। मगर दोस्तों वक्त का पहिया उल्टा चलने लगता है और जो इन बच्चों की माँ होती है वह किसी और को लेकर के उसके साथ भाग जाती है। वह जैसे भागती है तो अब इनका जो पिता होता है अब अपनी पत्नी की याद में गम में पागल सा हो जाता है और वह भी अब शराब पीने लगता है, शराब का आदी हो जाता है। शराब ज़्यादा पीने की वजह से उसके बच्चे मना भी करते हैं, पापा इतनी शराब मत पिया करो, लेकिन वह शराब नहीं छोड़ पाता और उसके बाद उसके धीरे धीरे ऑर्गन खराब हो जाते हैं और फिर शराब पीने की वजह से पिता की भी मौत हो जाती है। पिता की मौत हो जाती है तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। अब बच्चों के ऊपर आस पड़ोस के लोग खूब ज़्यादा रहम करते हैं, कहते हैं, प्लानिंग बनाते हैं भाई एक एक दिन सभी घरों से इन बच्चों के पास खाना जाया करेगा और इन बच्चों की परवरिश तो करनी ही पड़ेगी गांव वालों को। और इसी तरह से होता है, गांव वाले एक एक करके उन बच्चों के पास खाना भेज दिया करते। मगर दोस्तों एक बात यहाँ पर ऐसी थी, वह उन बच्चों पर काम भी बहुत करवाया करते थे, तो बच्चे काम करते और खाना खाते और इस तरह से काम चल रहा होता है। अब क्या होता, धीरे धीरे समय गुजरता है तो ये थोड़े से और बड़े हो जाते हैं और 8-9 साल के होने के बाद अब इनको लगता है कि ऐसे कब तक काम चलेगा, मुझे मेरी बहन को पढ़ाना है और मैं अपनी बहन को पढ़ा नहीं पाऊंगा तो फिर क्या होगा, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, पढ़ाई यहाँ पर हो नहीं पा रही है। वो लोग काम ज़्यादा करवाते हैं तो ये अब प्लानिंग करते हैं कि यहाँ से चले जाएंगे और दोनों बहन भाई अब घर छोड़ करके एक ट्रेन में जा बैठते हैं। इनको यह भी पता नहीं था कि ट्रेन जाएगी कहाँ, हम कहाँ जाएंगे। अब क्या होता दोस्तों, अब ट्रेन में बैठने के बाद अब ये दोनों भाई बहन जैसे एक रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ को देख करके दोनों भाई बहन थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि आज तक इन्होंने इतनी भीड़ गाँव में कभी देखी ही नहीं थी। तो इतनी भीड़ को देख कर डर गए थे। वहाँ पर बहन को भूख लगने लगती है और डायरेक्ट कहती है भैया भूख लग रही है, खाना दे दो। अब यहाँ पर जो भाई होता है कहता बहन तू रुक, मैं देखता हूँ, कोई इंतज़ाम करता हूँ। भाई भी छोटा था, भाई 9 साल का, बहन 7 साल की, क्या करें, बच्चे थे। अब जो भाई होता है स्टेशन पर इधर उधर देखता है, भीख मांगता है, मुझे खाने के लिए कुछ पैसे दे दो या खाना दे दो। कोई भी नहीं देता है क्योंकि नया भिखारी था। तो अब यहाँ पर क्या होता है, उनको सब लोग धुतकार देते हैं। वह दुकान पर भी जाता है कि हमें खाने के लिए कुछ दे दो, लेकिन कोई भी उनको नहीं देता, भगा देता है। बहन भूख से तड़प रही थी, वहीं पर भाई जाकर अपनी बहन को गले लगाकर वहीं पर रोता रोता बैठ जाता है। तभी इन दोनों की तरफ एक बुजुर्ग महिला जो वहीं स्टेशन पर कुछ खिलौने वगैरह बेचा करती थी, वह इनको देख रही थी। इनको देख करके बुजुर्ग महिला के दिल में रहम आ जाता है, पूछती है क्या हुआ बेटा। ये दोनों भाई बहन अपनी सारी कहानी बुजुर्ग महिला को बता देते हैं। तो बुजुर्ग महिला के पास एक सोशल वर्कर अंजू का फ़ोन नंबर था। तो वह बुजुर्ग महिला सोशल वर्कर अंजू के पास फ़ोन कर देती है और फ़ोन करके कहती है कि यहाँ पर 2 बच्चे हैं, अनाथ हैं, बेसहारा हैं बेचारे। और उसके बाद अंजू वहाँ पर आने लगती है। ये 2 बच्चे डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो हमें कहीं इधर उधर भेज दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कहानियाँ सुनी थी, शहरों में बच्चों को उठा ले जाते हैं, उनको मार डालते हैं। मगर अंजू आ जाती है और बच्चों को समझाती है बेटा हम ऐसे नहीं हैं, हम बच्चों की देख रेख करते हैं, सब लोग ऐसे नहीं होते। अब ये बच्चे जैसे तैसे उस पर विश्वास कर लेते हैं और अंजू के साथ उसके घर चले जाते हैं। अंजू के घर पर और भी 10-12 बच्चे थे ऐसे ही अनाथ, और वहाँ पर अंजू ले जाकर इनको रख लेती है। दरअसल अंजू के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों, अंजू के जो पति थे आर्मी में बहुत बड़े अफसर थे और बहुत ही सैलरी वगैरह उनको आया करती थी, लेकिन वह जल्दी ही शहीद हो गए थे। अब
अभी तक अंजू पर कोई औलाद भी नहीं हुई थी, शादी ही हुई थी, शादी को 3-4 साल गुजरे थे। और फौजी लोगों पर ज़्यादा दिन में औलाद होती है क्योंकि वो टाइम नहीं दे पाते एक दूसरे को। तो पति की मौत के बाद अब अंजू अकेली पड़ जाती है। वैसे पति की बहुत बड़ी हवेली थी और बहुत सारी खेती बाड़ी की ज़मीन थी जहाँ पर खेती को पट्टे पर दे दिया जाता था और साल टू साल खाने के लिए अनाज और बहुत सारे पैसे लाखों में उसके पास आया करते थे। अब अंजू के पास पति की भी आधी सैलरी आती है क्योंकि वो विधवा हो गई है, और ऊपर से जो खेतों की कमाई है, खेती बाड़ी बहुत बड़ी थी, उनका भी सारा पैसा उसी पर आया करता है। तो पैसे तो उसके पास काफ़ी थे, अकेला पेट था, कहाँ खर्च करती। उसने सोचा बच्चों की मदद कर दी जाए, इस पैसों से तो ये बहुत अच्छा होगा। तो वह जो भी अनाथ बच्चा दिखता उसको अपने घर ले आती और वहीं पर उसका भरण पोषण, उसकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कर दिया करती। अब इन बच्चों को भी अपने पास ले गई थी वो, और कहती है बेटा डरो मत, ये सब तुम्हारे जैसे हैं, यहाँ पर तुम्हें खाना मिलेगा, पीने को पानी मिलेगा, रहने को घर मिलेगा, पढ़ने को स्कूल मिलेगा। अब तो दोनों बहन भाई खुश हो जाते हैं कि ये तो बहुत अच्छी जगह है। वो महिला इतना प्यार करती है इनसे, यह लोग उनको अपना बच्चा, मतलब उनको ये बच्चे अपनी माँ मानने लगते हैं। अब तो महिला के पास पल रहे थे, बड़े हो रहे थे, और महिला अब एडमिशन करवाना चाहती है। तो लड़का बिल्कुल मना कर देता है कि माँ मैं अपना एडमिशन नहीं करवाऊंगा, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मैं इतना तो पढ़ चुका हूँ कि मुझे हिसाब किताब लगाना आ गया है, पर मैं अपनी बहन को पढ़ाना चाहता हूँ, इसको बड़ी अफसर बनाना चाहता हूँ, आप मेरी बहन का एडमिशन करवा दीजिए। अब जो माँ थी वह हंस जाती है, कहती है बेटा तू क्यों नहीं पढ़ना चाहता। ये कह देता नहीं मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, मैं आपके साथ काम में हाथ बटाऊंगा, मुझे आदत हो गई है। और अब तो ऐसा ही होता है, बहन का एडमिशन करवा दिया जाता है और यह बेचारा उस आंटी के साथ काम में हाथ बटाने लगता है घर का। तो आंटी को बहुत सहारा मिल जाता है, वह समझ जाती है कि यह लड़का बेचारा दुखों से मारा हुआ है, इसको सब काम आते हैं करने, इसने बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं। इसी तरह से काम चलता रहता है। धीरे धीरे लड़की अब 12वीं में हो जाती है। 12वीं क्लास पास करने के बाद बोलती है भैया अब क्या करूं। भैया कहते हैं बहन क्या करेगी, तू ऐसा कर डॉक्टर बन जा, सबकी सेवा करना। अब तो बहन डॉक्टर बनने की पढ़ाई के लिए तैयार। जो महिला होती है वह कहती है कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी खर्चा होगा मैं उठाऊंगी, मेरे पास बहुत पैसा है, और आता रहता महीने के साथ। अब तो लड़की को वह दूसरे शहर भेजते हैं कॉलेज में पढ़ने के लिए, और उसके भाई को, अमर को, उसके साथ देखभाल के लिए भेजती है। वह महिला कहती है तुम वहाँ पर रहो और मैं तुम्हें पैसे भेज दिया करूँगी, उनका रहने खाने का इंतजाम करवा दिया जाता है। लड़की पढ़ाई करती रहती है, धीरे धीरे समय गुजरता है और अमर अब वहाँ पर मेहनत मजदूरी भी करता है, पैसे कमाने लगता है, और इधर उसकी जो बहन होती है पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। बहुत खुश होता है अपनी बहन को देख करके। और अब बहन की शादी भी करवानी थी तो कुछ पैसे उसने अपने पास इकट्ठे कर लिए थे, और अब बहन जब डॉक्टर बन गई है तो वो भी कुछ ना कुछ कमा ही देगी शादी के लिए। लेकिन अब दोस्तों शादी के लिए जैसे यह लड़का ढूंढ लेता है, डॉक्टर ही था वह लड़का, और लड़की जो थी बहन थी उसकी काफ़ी जानकारी हो गई थी डॉक्टरियों से, लड़के लड़कियों से, जहाँ पर वह कॉलेज में पढ़ा करती थी। अब तो यहाँ पर लड़का तो ढूंढ लिया था लेकिन कार्ड छपवाने थे, और लड़के अमर ने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि मैं अपनी माँ के बगैर ये शादी नहीं करूँगा। वह उसी औरत को अपनी माँ मानने लगा था। और फिर अब वह कार्ड छपवाने से पहले सारी चीज़ें पूछने के लिए, क्योंकि कार्ड में माँ का नाम वही लिखवाना था अंजू, तो वह अब कहता है कि अब बहुत दिन हो गए हमें यहाँ पर, हम कामयाब भी हो गए, माँ का हाल चाल नहीं लिया, मैं वहाँ पर जाता हूँ हाल चाल लेकर आता हूँ। अब जैसे ही है उस कोठी पर जाता है, अपनी अंजू माँ की कोठी पर जिसने इनको पाला था, तो वहाँ पर कोठी का दरवाज़ा बंद हुआ पड़ा था। यह जाकर दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाकर देखता है तो उसकी वही अंजू माँ जो कि लाचार अवस्था में चारपाई पर पड़ी हुई थी, और उसकी इस दशा को देख करके अमर के तो खून का पानी बन जाता है कि माँ हुआ क्या आपको। अब एकदम से जो अंजू होती है अमर को देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि बेटा तू आ गया, क्योंकि उस अंजू माँ का कोई अपना बेटा तो था नहीं, दूसरे लोगों को अपना बेटा बनाकर अपना रखा करती, उनकी परवरिश किया करती। अब तो यह अमर जाकर उसको गले लगा लेता है कि माँ तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, और तुमने मुझे बताया भी नहीं, फ़ोन करके बता देती। लेकिन इतने में अंजू जैसे रो रही थी तो अमर उसके आंसू पहुँचता है, कहता माँ मुझे सब कुछ बताओ तुम्हारे साथ ये हुआ क्या, क्योंकि वह चल फिर भी नहीं सकती थी, ऐसी उसकी हालत हो गई थी। अब वह जो अंजू माँ होती है वह बताती है कि बेटा जब तुम चले गए थे, तुम्हारे जाने के 5 साल बाद वह सारे बच्चे जो मेरे पास पल रहे थे, बड़े हो रहे थे, वो भी बड़े हो जाते हैं, और सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाते हैं, वो भी छोड़ करके अपनी ज़िंदगी आगे जीने के लिए निकल जाते हैं, और मेरे पास अब कोई नहीं रहता है। और उसके बाद मेरा एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट की वजह से कमर से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, और उसके बाद मैं अब चारपाई पर हूँ, कोई भी मेरे पास नहीं है। यह बात देख करके अमर का तो कलेजा हिल जाता है। माँ तुमने एक आवाज़ तो लगाई होती मुझे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर अमर कहता चिंता मत
कर माँ, मैं आ गया हूँ। और उसके बाद वह ये भी कहती है, बेटा मैं अपने पास रख तो सकती हूँ बहुत सारे लोगों को, पैसा बहुत है मेरे पास, लेकिन कोई विश्वास का भी तो होना चाहिए। कोई विश्वास का तो है नहीं, लेकिन तू तो मेरे विश्वास का है बेटा, और तू अब यहीं पर रह जा, तू मत जा मुझे छोड़कर, तू मेरे बुढ़ापे की सहारा बन जा। अब तो यह बात सुनकर के अमर कहता, हाँ माँ बिल्कुल मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगा। बहन की शादी है, उसके लिए मैंने पैसे जोड़ लिए हैं। और माँ को अपने अकाउंट में पैसे दिखाने लगता है कि माँ देख मैंने इसने पैसे कमाए, जैसे एक बच्चा होता है। माँ की आंखें छलक आती हैं, ये कितना भोला लड़का है बेचारा। और उसके बाद उसके सर पर हाथ रखकर वह माँ कहती है, अंजू बेटा तू अब शादी की चिंता मत कर, और बेटी को यहीं पर ले आ, यहीं से शादी करेंगे धूमधाम से। और फिर अमर अपनी बहन को, खुशी को यहीं पर ले आता है। और यहाँ लाने के बाद वह बुजुर्ग औरत पैसों का पूरा इंतजाम करके शादी में एक स्कॉर्पियो कार देती है, और जो खुशी थी उसकी शादी धूमधाम से करती है, बहुत सारा दहेज देती है। और शादी जब धूमधाम से होती है तो वह एक माँ की तरह अपनी बेटी को विदा करती है व्हील चेयर से। और उसके बाद बेटी अपने घर की हो जाती है, लेकिन जो अमर होता है वह वहीं पर अपनी माँ की सेवा करने लगता है। और अंजू कहती है, बेटा तू यहीं पर रहेगा, कहीं मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, और चल मेरे साथ। और उसको तहसील में ले जाती है, और अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसकी वसीयत अपने बेटे मतलब अमर के नाम करवा देती है कि मेरे जाने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी अमर की होनी चाहिए। अमर ये मना करता, नहीं माँ मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैं तो अकेला पेट है मेरा, मैं इधर उधर कमा करके खा लूँगा, लेकिन ऐसा जुल्म मेरे ऊपर मत करो, मैं ये पाप नहीं झेल पाऊँगा। लेकिन वह बुजुर्ग औरत अंजू कहती, नहीं बेटा ये एक माँ का दिया हुआ तोहफा है अपने बेटे को, ऐसा मत कर तू। और उसके बाद दोस्तों अमर वहीं पर अपनी माँ अंजू की सेवा करने लगता है, उसको नहलाना धुलाना, खाने पीने का पूरा इंतजाम करना। घर में एक अपनी नज़र में एक औरत ऐसी रख ली थी जिसको महीने पर पैसा दिया करते थे वह लोग, और वह उसकी देखभाल करती थी उस अंजू की, और कुछ वह बेटा देखभाल करता था। खेती बाड़ी को खुद ने संभाल लिया था कि माँ अब पट्टे पर खेती बाड़ी नहीं देंगे, मैं अपने खेतों में खुद कमा लूँगा, मुझे सब कुछ आता है। और अब तो उनकी कमाई भी और ज़्यादा दुगनी हो गई थी, क्योंकि अब तो वह खुद खेतीबाड़ी कर रहे थे। और अब यहाँ पर क्या होता है, अंजू को अपने बेटे अमर की शादी की चिंता होती है। तो एक बार मायके खुशी आई हुई थी, खुशी से कहती है, अंजू बेटी अपने भाई के लिए कोई शादी का इंतजाम कर, कोई लड़की ढूंढ इधर उधर, मैं तो इधर उधर जा नहीं सकती। खुशी कहती है, अरे माँ मेरे भाई के लिए लड़की है, मेरी सहेली थी, मेरे साथ पढ़ी थी, उसके माँ बाप थोड़े गरीब हैं, वह फेल हो गई थी, डॉक्टरी पढ़ नहीं पाई थी पूरी तरह से वो, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है, वह अगली क्लास में एडमिशन ले ही नहीं पाई थी। तो जो अंजू होती है वह कहती है, अरे पैसों की चिंता मत कर, पैसे तो यहाँ बहुत हैं, मेरे बेटे के साथ शादी करके तुम्हारी सहेली अपना घर बसा ले और अपने खेतों में काम कर ले, अपने घर पर काम कर ले, पैसों की कोई चिंता नहीं है। तो अब खुशी जो होती है अपने भाई की शादी के लिए अपनी सहेली के घर जाती है और उसके माँ बाप को सारी कंडीशन बताती है। तो उसके माँ बाप तैयार, और फिर धूमधाम से इस लड़के अमर की शादी होती है। और फिर शादी के बाद दोस्तों वह दुल्हन घर के अंदर आती है, और घर के अंदर अब 2 बच्चे भी हो जाते हैं 2-3 साल के अंदर। और अब तो यह घर हरा भरा यहाँ पर फलता फूलता है, फलने फूलने लगता है। इस तरह से कई बार बिखरी हुई जिंदगियां वापस से पटरी पर आ जाती हैं। यह ऊपर वाले का खेल कहें, या फिर अपनी किस्मत कहें, या फिर कुछ भी आप लगाएं, कई बार ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं। अब दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम मैं जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, समय सबसे बड़ा बलवान होता है, कब किसका बदल जाए पता नहीं होता। जी बिल्कुल जी। लक्ष्मी राठौर आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, मैसेज में ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आपकी कहानी दिल से सुनती हूँ। और रामलाल लड्डा कमेंट करते हैं, ऐसे ही भाग्य कहते हैं, सर मेरी समझ में हालांकि कर्म महत्वपूर्ण है लेकिन भाग्य सर्वोपरि है, यानी भाग्य प्रधान है, आपकी कहानी में भी यही बताती है। उसके बाद मनोज श्रीवास्तव जी गोपालगंज बिहार 28 से वार्ड नंबर 23 से कमेंट करते हैं, खुशी से कुछ नहीं होता, ऊपर से ही बन के रिश्ते आते हैं। जी बिल्कुल जी। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, बहुत मेहनत करते हो जी आप, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। हरी कृष्णा श्रेष्ठ कमेंट करते हैं, सकमीर रक्षक कमेंट करते हैं। उसके बाद भरत तिवारी समाधान पाटिल जलगांव से कमेंट करते हैं, राम गोसाई रवि लगातार कमेंट करते हैं। और रोशन
जय साल कमेंट करते हैं, विनोद सैनी है। नरेश सिंह कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से। तारांसन शर्मा कमेंट करते हैं, रजत सैनी है। प्रवीण बघेल शिवपुरी से। सुजीत कुमार लगातार कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं ताजी लोहमान हमारी बहन, ऐसी ही कहानियाँ ही तो ज़िंदगी हैं। जी बिल्कुल जी। गणेश सोनी कमेंट करते हैं, नरेश सिंह कमेंट करते हैं, हर्ष कुमार कमेंट करते हैं, भूपेंद्र कुमार कमेंट, अम्बेडकरवादी उत्तमा राम मेघवंशी कमेंट करते हैं, अमित कुमार हैं, सोहन सिंह हैं, संतोष हैं, शरद कुमार, अमित कुमार दोबारा से, रतनलाल शर्मा, उसके बाद मोनू जैन, उसके बाद मुकेश कुमार यूपी 83 से और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं धीरज बनवाल कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ ताजी लोहमान और जी हमारे साथ खेमराज भाटी गुज्जर चट्टी जीबी नगर यूपी 16 से। राजेश श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधेश्याम सरबत जी जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। छगनदास खारडाबंद राजस्थान से। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।